Friends, again you are most welcome to our YouTube channel बयान लीगल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी विल डिस्कस सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेक्शन 4 में बताए गए हैं, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इनका अर्थ क्या होता है। तो इस एक्ट में, एविडेंस एक्ट में कहीं भी जब इन शब्दों का प्रयोग होगा, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा करेगा, या निश्चायक सबूत और निश्चायक सबूत, तो इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द इंडियन एविडेंस में एक्ट पढ़ते समय जब भी ये शब्द आएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि इनका अर्थ क्या है। तो आपको सेक्शन 4 को समझना पड़ेगा। यदि आप सेक्शन 4 जानते हैं तो आप उस सेक्शन को आगे, जैसे कि सेक्शन 112 है और भी जो सेक्शन है यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप उन शब्दों का, उस सेक्शन को ईजिली समझ सकेंगे। तो यहाँ शुरू में ही सेक्शन 4 में बता दिया गया है, जिससे कि आपको इस एविडेंस एक्ट को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो हम देखते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो देखते हैं सबसे पहले मे प्रिज्यूम। तो यहाँ पर सबसे पहले मे शब्द का प्रयोग हुआ है, मे प्रिज्यूम। तो हम जानते हैं जहाँ पर भी मे शब्द का प्रयोग होता है वहाँ कोर्ट को ज़्यादातर केसों में डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा मिल जाती है। मतलब वो अपने सोच समझकर डिस्क्रिशन करके विवेकाधीन पावर उसमें ज़्यादा होती है। उसमें ऐसा नहीं कि कोर्ट को ऐसा ही करना पड़ेगा, तो कोर्ट को वहाँ पर विवेकाधीन पावर दी जाती है। तो मे प्रिज्यूम में भी इसमें यही बताया गया है। तो हम देखते हैं तो इसमें क्या लिखा है, वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया दिस एक्ट, तो मतलब यहाँ पर जो भी मे प्रिज्यूम की बात की गई है या फिर आगे सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तो इन सबों में ये लिखा है कि दिस एक्ट। तो दिस एक्ट का मतलब है कि ये जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है मे प्रिज्यूम का, सेल प्रिज्यूम का, कंक्लूसिव प्रूफ का, तो वो केवल इसी एविडेंस एक्ट को पढ़ने के लिए दिया गया है, इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, कि कहीं भी इस एक्ट में ये लिखा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, मतलब कोर्ट उपधारणा कर सकेगा या फिर कोर्ट उपधारणा कर सकता है, ये लिखा है। दोनों का मतलब ये कि ये कर सकेगा या कर सकता है। तो मे इंग्लिश में क्लियर हो जाता है कि कर सकता है, इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट को डिस्क्रिशन पावर होती है और इसमें आगे लिखा है कि कोर्ट तब क्या करेगा, इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव। तो क्या कोर्ट क्या कर सकता है, इसको सिद्ध मान सकता है, इसको प्रूव्ड मान सकता है, साबित हुआ इसको मान सकता है, जब तक कि इसको दूसरी पार्टी के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा इसको ना साबित सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। तो ये कर सकता है, वो उसे मान सकता है या नहीं मान सकता। यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। तो यहाँ मे शब्द का प्रयोग है, सेल का है, तो यहाँ पर वो कर भी सकता है और नहीं भी। और इसमें सेकंड थिंग है मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो इन दोनों चीज़ों में से वो कुछ भी कर सकता है, या तो वो उसको सिद्ध हुआ मान सकता है कि इसको साबित हुआ मान सकता है कि ये ठीक है, जब तक कि इसको डिसप्रूव्ड नहीं कर दिया जाता है। या फिर सेकंड क्या कर सकता है, उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई संदिग्धता है, इसको और सिद्ध करने के लिए कोई सी एविडेंस की ज़रूरत है, तो मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो उसको सिद्ध करने के लिए प्रूफ की मांग कर सकता है। तो ये मे प्रूफ का मतलब है। आप समझ गए होंगे, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा दी गई है। या तो वो क्या कर सकता है, यदि कोई फैक्ट दिया गया है तो वो यदि इस सेक्शन में कहीं लिखा है मे प्रिज्यूम, तो वहाँ पर उस फैक्ट के बारे में, जिस फैक्ट के बारे में मे प्रिज्यूम इस एक्ट में लिखा है, तो उसको कोर्ट क्या कर सकता है, उसको प्रूव मान सकता है, साबित हुआ पहले से ही मान सकता है, जब तक कि उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता किसी पार्टी के द्वारा। या फिर वो क्या कर सकता है, उसे कोई संदिग्धता है तो वो क्या कर सकता है, मे कॉल फॉर प्रूफ, तो वो उसको साबित करने के लिए सबूत की मांग कर सकता है, तो वो सबूत मांग सकता है। तो ये मे प्रिज्यूम है। अब देखते हैं सेकंड वर्ड है सेल प्रिज्यूम। तो यहाँ सेल प्रिज्यूम का है, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है सेल,
क्योंकि विल नहीं है, ये सेल है। मे से स्ट्रॉन्ग विल होता है, विल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सेल। तो सेल प्रिज्यूम का शब्द का प्रयोग किया गया है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी की बात की गई है। बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर कोर्ट को बिल्कुल भी डिस्क्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा कोर्ट, व्हेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट सेल प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट। तो इस एक्ट में कहीं भी ये लिखा गया है कि किसी तथ्य के बारे में कोर्ट सेल प्रिज्यूम, तो कोर्ट क्या करेगा उस तथ्य को, इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। तो कोर्ट क्या करेगा, सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। तो कोर्ट इस ऐसे तथ्यों को, जो जिन तथ्यों के बारे में से एक्ट में लिखा है कि सेल प्रिज्यूम, तो उपधारणा करेगा, मतलब लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या करेगा, सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। तो ऐसे तथ्यों को उसको प्रूव मानेगा। वो यहाँ पर डिस्क्रिशन की पावर की प्रयोग नहीं कर सकता है, वो अपना ये नहीं कि उसे मना कर सकता है। यहाँ पर मे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर उसे मानना ही पड़ेगा। सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, तो उसको साबित ही मानेगा। अनलेस और अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, जब तक कि किसी पार्टी के द्वारा इसे डिसप्रूव्ड नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पर वो उसे प्रूव्ड मानेगा जब तक कि किसी अन्य पार्टी के द्वारा, किसी भी दोनों में से किसी पार्टी के द्वारा उसे डिसप्रूव्ड नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट था, जो हमने मे प्रिज्यूम में देखा था, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, उसका प्रयोग नहीं हुआ है। उसका प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ मे प्रिज्यूम नहीं, सेल प्रिज्यूम है। अगर वहाँ मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट होता कि वो साबित करने के लिए सबूत मांग सकता है, तो सेल प्रिज्यूम ये रहता ही नहीं, फिर वो मे प्रिज्यूम बन जाता, पूरा सेम हो जाता। तो सेल प्रिज्यूम का मतलब है यहाँ कोर्ट की पूरी डिस्क्रिशनरी पावर खत्म कर दी गई है। कोर्ट को मानना ही पड़ेगा जब तक कि दूसरी पार्टी के द्वारा उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता। तो आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे, इन सेक्शनों को पढ़ने का यही सबसे अच्छा है कि आप लॉ को पढ़ना सीखते हैं कि लॉ की जो बारीकियां हैं, मे शब्द का प्रयोग हो गया, सेल शब्द का प्रयोग हो गया, कहीं कंक्लूसिव प्रूफ आ गया, तो इनका अर्थ क्या है। तो लॉ को पढ़ने के लिए लॉ की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हमेशा मार्क खाएंगे अगर आप सीधे वीडियो देख के या फिर आप सीधे बुक पढ़ के। तो बुक पढ़ना ज़रूरी है, बुक के साथ पेयर एक्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। केवल वीडियो देख के बुक पढ़ के नहीं समझने आता, पेयर एक्ट भी पढ़ना चाहिए, तब चीज़ स्ट्रॉन्ग आपके दिमाग में बैठती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका थर्ड वर्ड, वो है कॉन्क्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निश्चायक सबूत क्या है, तो व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, जहाँ भी इस सेक्शन में ये लिखा गया है कंक्लूसिव प्रूफ, तो वहाँ पर टू बी व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। यहाँ भी कहीं भी ये लिखा गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, इस प्रकार का तथ्य इस प्रकार के तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये लिखा गया है कहीं भी इस सेक्शन में, इस एक्ट के किसी भी सेक्शन में। तो क्या करेगा, द कोर्ट सेल, तो यहाँ भी सेल शब्द का प्रयोग किया गया है। सेल एक स्ट्रॉन्ग शब्द है, तो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म हो जाती है। तो द कोर्ट सेल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, तो जिसका एक तथ्य दूसरे तथ्य का क्या था, कंक्लूसिव प्रूफ है। तो यदि एक तथ्य को सिद्ध कर दिया जाता है, एक तथ्य को साबित कर दिया जाता है, ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर फैक्ट एज प्रूव्ड, तो एक तथ्य को साबित करने पर दूसरे तथ्य को साबित मान लिया जाएगा। एंड सेल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट, और किसी और यहाँ पर उसके संबंध में ये एविडेंस देने नहीं दिया जाएगा, उसको डिसप्रूविंग, उसको ना साबित करने के लिए यहाँ पर एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा। तो इसे हम एक उदाहरण के जरिए से सेक्शन 112 इसी के संबंध में है, सेक्शन जो 112 एविडेंस एक्ट का दिया गया है इसी के संबंध में वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होती है निश्चायक सबूत। ये एक विधि की अखंडनीय अवधारणाएं होती हैं, ये ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिनका उनका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसा ना कि उसे कोई नकार दे, जैसे कि सेक्शन 112 में बताया गया है, विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजय
धर्मजित्व का निश्चायक सबूत है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो जब शादी के दौरान, जब किसी व्यक्ति की शादी हुई, और शादी के बाद, शादी के चाहे एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी जब उनके बीच में जब शादी हुई, तो शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर उसे लेजिटिमेट मान लिया जाता है। तो बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेट। तो यहाँ पर जो बर्थ के बारे में, बर्थ यहाँ पर जो बच्चे के लेजिटिमेट है वो किस पर सिद्ध है, उसकी उनके माता पिता की मैरिज पर है। यदि वो मैरिज के बाद वो बच्चा पैदा हुआ है तो उसे अपने आप ही उसे लेजिटिमेट मान लिया जाएगा। यहाँ ये नहीं कहने दिया जाएगा कि वो उसका बच्चा नहीं है। यहाँ पर उसे ये साबित करने नहीं दिया जाएगा। यदि वो बच्चा शादी के बाद पैदा हुआ है, शादी के चाहे एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी पैदा हुआ है, तो यहाँ पर उसे लेजिटिमेट माना जाएगा, और ये दर्शित नहीं करने दिया जाएगा, और ये साबित नहीं करने दिया जाएगा कि ये इलिजिटिमेट संतान है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। यहाँ पर क्या है, जो बर्थ है, बच्चे की बर्थ है, उसका कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, उनकी शादी हुई। जब ये तथ्य सिद्ध हो गया कि उसके माँ बाप की शादी के बाद ये बच्चा पैदा हुआ, तो यहाँ पर वो लेजिटिमेट है। तो यहाँ पर किसी को ये सिद्ध नहीं करने दिया जाएगा कि ये बच्चा लेजिटिमेट नहीं है। हाँ, ये सिद्ध कर सकते हैं वो कि ये शादी लेजिटिमेट नहीं है, ये इनके बीच में शादी नहीं हुई थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसकी जो धर्मजिता के बारे में कोई भी सबूत नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 112 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंक्लूसिव प्रूफ को समझने के लिए। और भी इसमें सेक्शन है, लेकिन हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। तो जो शादी होती है वो बच्चे की वैधानिकता का कंक्लूसिव प्रूफ होती है। उसके माँ बाप की शादी के बाद बच्चे का पैदा होना उसकी वैधानिकता का कंक्लूसिव प्रूफ होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.